Namaskar. Welcome to Charvak. What is a constitutional entitlement after all? There were two news in the whole week, and this is what got me thinking. Let's see it. देखिए, we saw that Prime Minister Modi has been visiting Manipur after almost 2 long years. जब से मणिपुर में एथनिक दंगे और कुकीज मेतीज के बीच में झगड़े बढ़े थे, तब से डिमांड थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते. फाइनली ही विजिटेड, एंड व्हेन ही डिड विजिट द क्वेश्चन स्टार्टेड कमिंग अप. फॉर एग्जांपल, लुक एट द स्टेटमेंट्स व्हिच वर मेड इन न्यूज़पेपर्स. ज्यादातर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी और न्यूज़पेपर्स में भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स थे. फॉर एग्जांपल, टॉक्स ऑफ डायलॉग, मे बी न्यू होप, नया डॉन, न्यू बिगिनिंग्स, रीसेटलमेंट, वापस से रीसेटलमेंट होगी. जो लोग अपने घर से भागे हैं मणिपुर के मेन एरिया से या हिली रीजन से, यानी कि प्लेन्स में जो मेंतीज रहते हैं वो, या हिली रीजन्स में ज्यादातर जो कुकीज रहते हैं वो, अपने अपने जगह से अगर आप गए हैं तो रीसेटलमेंट होगा. व्हाट हैज चेंज्ड एक्चुअली? नॉट मच. बीरेन सिंह गवर्नमेंट हैज बीन रिमूव्ड एंड one of the former Union Home Secretary A.K. Bhalla had been made governor. Actually इस न्यूज पर किसी की ज्यादा नजर नहीं थी. एक आदमी जिसको क्रेडिट करना चाहिए फॉर ब्रिंगिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी बैक टू मणिपुर आफ्टर सच लॉन्ग इयर्स is one of the former bureaucrats of government of India. Since we all are preparing for government services और आप इसीलिए चैनल देख रहे हैं, A.K. भल्ला जी के रोल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही हैज रिसेंटली शिफ्टेड हिज बूट्स फ्रॉम बीइंग यूनियन होम सेक्रेटरी टू बीइंग गवर्नर ऑफ मणिपुर. और बीरेन सिंह, सीएम एन बीरेन सिंह के जाने के बाद मणिपुर लगभग गवर्नर साहब चला रहे हैं, और उन्होंने ये ग्राउंड्स प्रिपेयर की थी फॉर वेलकमिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वेल एज स्टार्टिंग दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन टू वॉरिंग फैक्शंस इन मणिपुर. बट इस मणिपुर के सिचुएशन को महाराष्ट्र से जोड़कर कैसे देखा जाना चाहिए? लेट अस सी दैट. मराठा एजिटेशंस वाज गोइंग ऑन इन द सेम वीक, ऑलमोस्ट इन द सेम मंथ ऑल्सो ऑफ सितंबर. तो सितंबर में जब गणेश चतुर्थी पूरा महाराष्ट्र सेलिब्रेट कर रहा था, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था, देयर वाज वन पैरेलल एजिटेशन एक्चुअली व्हिच वाज गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र, एंड दैट वाज मिस्टर मनोज जरांगे पाटिल. इन्होंने मराठा कोटा एजिटेशंस को मुंबई पे ला रखा, एंड फॉर मेनी डेज, ऑलमोस्ट 2 to 3 days, मुंबई केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. वैसे मुंबई फ्लड्स के वजह से, और मुंबई जैसे बहुत दूसरे शहर फ्लड्स के वजह से ग्राइंडिंग हॉल्ट में आ जाते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून टू सितंबर. दैट इज a recurrent news in our newspapers, but this time it was because of quota agitations. Look at this Maratha quota agitations out there, because ये अपने आप में कुछ नए headlines लेकर आया. For example, job issue था मराठास का, but at the same point of time, इस time मनोज जरांगे पाटिल ने indefinite hunger strike की. उस hunger strike को महाराष्ट्र के मंत्रियों ने, for example C.R. पाटिल, who is the union minister out there, जल शक्ति मिनिस्ट्री को देखते हैं, उन्होंने जाके ये फास्ट तोड़वाया. उसके बाद अ न्यू थिंग केम इनटू आवर हेडलाइंस, एंड दिस वाज वेरी अनयूजुअल. अनयूजुअल वाज कि अब मराठास को कुनबी स्टेटस दिया जाएगा, एंड दैट टू मराठास फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन इन महाराष्ट्र. पूरे के पूरे महाराष्ट्र के मराठास को नहीं, बल्कि मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में विदर्भ है, कोंकण है, खानदेश है, मराठवाड़ा है. ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र. तो ऐसे में मराठवाड़ा से जो मराठास हैं, दोज हु आर फ्रॉम द मराठा बैकग्राउंड, उनको कुनबी स्टेटस दिया जाएगा, एंड हेंस दे विल बी असिमिलेटेड इनटू द ओबीसी कैटेगरी इन महाराष्ट्र. नाउ इन दोनों का मणिपुर से क्या संबंध है? यानी कि ये मराठा एजिटेशन को मैं मणिपुर से कैसे जोड़कर देख रहा हूं, मणिपुर के एजिटेशन या मणिपुर के रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस को मराठा से जोड़कर कैसे देख रहा हूं? एक्चुअली ये दोनों केस कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट से जुड़ा हुआ है. दैट इज, बोथ ऑफ दीज केस स्टडीज बिकम एन आइडिया फॉर अस टू लुक कि कैसे लोग अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रैकेट्स में लिखवाना चाहते हैं कि जी मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, आशीष मिश्रा मे बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बट at the same point of time, I want some entitlements within the constitution if it is provided to me. Let's suppose
अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरे साथ स्टूडेंट से जुड़े हुए कुछ एंटाइटलमेंट्स होने चाहिए। अगर मैं ऑफिसर बनता हूं तो ऑफिसर से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो बिजनेसमैन से जुड़े हुए अगर कुछ एंटाइटलमेंट्स है अगर संविधान में दिए तो मिलने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आई वॉज जस्ट प्रूविंग माई पॉइंट थ्रू वोकेशन। बट यहां पर वोकेशन की बात नहीं है, यहां पर एथनिसिटी की बात है, कास्ट की बात है, स्टेटस की बात है, सोशल स्टेटस की बात है। लेट अस फर्स्ट सी मणिपुर केस। मणिपुर के केस में मेतीज और कुकीज इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा होता है और वो लगभग 2023 के दिसंबर से शुरू होता है। सो टुडे वी आर सिटिंग इन 2025 सितंबर, सो इट हैज ऑलमोस्ट गॉन मोर देन 2 years. What is this झगड़ा? This झगड़ा is about the status which was given to cookies. कुकीज को बहुत पहले 2003 के आसपास में एक अम्ब्रेला स्टेटस दे दिया गया था। कुकीज में सिर्फ कुकीज एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, कुकीज में बहुत सारे सबकास्ट्स आते हैं। इन दोज कैटेगरीज ऑल ऑफ देम वर क्लब टुगेदर। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उनके समय में इनको एक ब्लैंकेट एसटी स्टेटस दे दिया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। एंड after that there was a lot of heartburns in the majority community of Manipur. मणिपुर में जो दूसरे मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं यानी कि मेतीस को ये डिसीजन ज्यादा पसंद नहीं आया। द कुकीज एंड द मेथीज आर डिफरेंट आउट देयर, डिस्टिंक्ट हैं, दूसरे दो अलग अलग ट्राइब्स हैं। 2023 में एक दिसंबर में एक मांग वापस उठी फ्रॉम वन ऑफ द एमएलएज ऑफ मेतीस। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एडवाइजर को एक पत्र लिखा और यह कहा कि मेतीज को भी एसटी स्टेटस में इंक्लूड करना होगा या इंक्लूड करने की प्रोसेस शुरू करनी चाहिए, बिकॉज कुकीज आर नॉट ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ मणिपुर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एमएलए फ्रॉम द मेतीज ग्रुप। तो उनके अनुसार क्योंकि कुकीज सो कॉल्ड मणिपुर के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है, दिस इज नॉट आवर क्लेम, दिस इज द क्लेम ऑफ द मेतीज जो वो आज भी डिमांड करते हैं। सो दे शुड नॉट बी गिवन अ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। फाइन। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट कि मेतीज भी अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में नाम लिखवाना चाह रहे हैं या इंक्लूड करवाना चाह रहे थे, कुकीज स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट। दिस रिवोल्ट वॉज लेटर ऑन टर्निंग इनटू अ वायलेंट स्ट्रगल। लेटर ऑन फुल फ्लेज्ड आर्म्ड स्ट्रगल हुआ दोनों पक्षों के बीच में। कुकीज और मेतीज दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए, डिस्प्लेस हुए, अनाथ हुए, बच्चे, बूढ़े, विमेन, नथिंग, nobody was spared. And India saw its one of the worst crimes being committed among two ethnic communities who used to live side by side. In fact, मीडिया ने ऐसे कई रिपोर्ट्स दिखाए हमें जिसमें कुकीज और मेतीज की जॉइंट फैमिलीज भी थी। देयर वर इंटर मैरिजेस आल्सो बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज एंड दे आल्सो सफर्ड। सो इट वाज अ हॉरिफिक क्राइम व्हिच वाज थर्स्ट अपॉन अ सोसाइटी। अब बात करते हैं मराठाज एजिटेशन की। लुक एट द डिमांड हियर। यहां पर मराठाज ज्यादातर डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स की। नाउ मराठाज आर अ डोमिनेंट कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, बट why are they demanding government jobs? Because कोटा का नियम यह कहता है, जब भी आप रिजर्वेशन की तरफ जाते हैं तो कोटास का नियम यह कहता है कि 50%, 50% से ज्यादा आप कोटास नहीं दे सकते ऑफ द टोटल गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप 50% ब्रीच करते हैं so you will not be able to give more quotas. This is according to a judgment of Supreme Court, इंदिरा स्वानी जजमेंट इसको कहते हैं, जिसमें 50% के कोटा को आप ब्रीच नहीं कर सकते, कि मैक्सिमम 50% होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 50% के कोटा को ब्रीच किया गया है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु और फॉर एग्जाम्पल बिहार, जहां पर 50% से ज्यादा दिया जाता है। एंड दोज लॉज आर इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल एक तरीके से रिफ्यूज सेक्शन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर कुछ नियमों से बचने के लिए आपको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। यू कैन सर्च अबाउट इट एंड यू कैन थिंक मोर अबाउट इट। हमारा काम है आपको सोचने पर मजबूर भी करना। सो प्लीज लर्न अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द इशू एट हैंड। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि देखिए डोमिनेंट कम्युनिटी को हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते बिकॉज वो डोमिनेंट है, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट 50% कोटा को ब्रीच नहीं किया जा सकता, तो अब मराठा कोटा वापस हुआ, मराठा एजिटेशन वापस हुए, और अब डिमांड ये थी कि ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते एज अ मेजॉरिटी कम्युनिटी तो हमें ही ओबीसी में डाल दीजिए। मान लीजिए कि अगर मैं मराठा हूं और आप हमें कैटेगराइज करते हैं एज अ बैकवर्ड क्लास, तो क्या होगा, तो हम ऑटोमेटिकली उस ओबीसी ग्रुप में चले जाएंगे जिनको पहले से कोटा मिला हुआ है। सो देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ ब्रीच
बट जो एक पाए बट रहा था, जो 50% कोटा मान लीजिए 10 लोगों को मिल रहा है, अब वो 11 लोगों को मिलेगा. सो अगेन दिस क्रिएट्स अ टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज इन महाराष्ट्र, दैट इज OBCs, द फॉर्मर OBCs और द कुनबीज आउट देयर एंड द मराठास, जो पहले OBC नहीं थे, अब वो OBC की कैटेगरी में शामिल होने जा रहे हैं. तो इन दोनों का मतलब क्या है? बोथ ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, दैट इज कुनबी और मराठास इन महाराष्ट्र और कुकीज एंड मेथीज इन मणिपुर, आर आस्किंग फॉर अ राइट विच इज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर इन्हें ये स्टेटस मिलता है तो स्टेटस के साथ कुछ एंटाइटलमेंट्स मिलेंगे, यानी कि सरकारी नौकरियों में और सरकारी संस्थानों में, पर्टिकुलरली शैक्षणिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यू विल गेट रिजर्वेशंस फॉर also reservations in promotions and so on so forth. क्या इसके प्रावधान है? What our constitution says, who can be included as STs, who can be included as OBCs, इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अंडर आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट के पास, पहले हम ST की बात करते हैं बिकॉज दैट इज कंसर्न्ड विथ कुकीज एंड मेथीज. सो अंडर आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि एक ऑर्डर और नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी ट्राइब को वो शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर सकते हैं. बट ऐसा करने के लिए द प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट जहां से वो शेड्यूल्ड ट्राइब आ रहे हैं या जहां से वो ट्राइब आ रहा है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ रिकमेंडेशंस और दूसरे संस्थानों से जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विल से दैट दिस पर्टिकुलर ट्राइब इज अंडर रिप्रेजेंटेड, इज शाय, इज नॉट अ मेन स्ट्रीम ट्राइब, और इसमें बैकवर्डनेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ये ट्राइब है, जनजाति है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. You also have other agencies like National Commission for Scheduled Tribes और Ministry of Tribal Affairs. इन सब के तरफ से लेटर्स जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से भी लेटर्स जाते हैं रिकमेंडेशन के, और फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के साथ नोटिफाई करते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस एज इट इज, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल विश और अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल करेज. ये हो गई बात शेड्यूल्ड ट्राइब्स की. व्हाट अबाउट OBCs? फॉर एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपनी अपनी OBC की लिस्ट रखती है. फॉर एग्जाम्पल, पूरे कंट्री का एक ही शेड्यूल्ड ट्राइब का लिस्ट है, बट OBCs के लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों रखते हैं OBCs के लिस्ट को. नाउ कौन OBC के लिस्ट में नाम जाहिर कर सकता है? अगेन पार्लियामेंट सेंट्रल के लिस्ट में नाम ऐड करवा देती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके ऐड करवाने का एक बैकग्राउंड होता है. कौन अपने आप को OBC कह सकते हैं, कौन सी कम्युनिटी अपने आप को OBC कह सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बहुत क्लियर है. अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, कोई भी समाज जो सोशली, एजुकेशनली और अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, यानी कि आप सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से बैकवर्ड हैं, तो आप OBC की कैटेगरी में आ सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट की अपनी लिस्ट होती है, जो जरूरी नहीं है सेंटर से मैच हो. बहुत सारे ऐसे OBCs हैं who are OBCs in one particular state, लेकिन दूसरे स्टेट में OBCs नहीं होते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज बीन अ केस इन सुप्रीम कोर्ट, जिसको विश्वेश्वर माझी केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कहते हैं. दैट स्टेट, अकॉर्डिंग टू दैट केस, लेट्स सपोज इफ माझी कास्ट इज OBC कैटेगराइज्ड इन बिहार, तो जरूरी नहीं है कि वही माझी कास्ट मध्य प्रदेश में भी OBC होंगे. तो कास्ट वाइज, स्टेट वाइज कास्ट OBCs के डिफर करते हैं, बट देयर इज आल्सो सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs एंड दैट इज आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग. एनीवेज, सो दीज आर सम ऑफ आवर पावर्स एंड दीज आर सम ऑफ आवर एंटाइटलमेंट्स OBC को लेकर, ST स्टेटस को लेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इसके साथ में मिलने वाले बेनिफिट्स यू नो, बट आर दे रियली बेनिफिट्स? आर दे रियल बेनिफिट्स आउट देयर? क्या उससे सही में सामाजिक बढ़ावा मिल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट रीड द एसेज ऑफ प्रोफेसर सतीश देशपांडे, जो इस बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं, बोलते हैं, एंड ही इज अ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी. ही गिव्स अ वेरी गुड नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट बोथ इन दीज केसेस. नॉर्मली इस टाइप के टॉपिक में बहुत जल्दी स्टूडेंट्स एक फॉर या अगेंस्ट का अपना अपना थियोरी बना लेते हैं. We are not into this process of for and against. We are actually into the process of thinking कि ये सही है या गलत है, उससे ज्यादा क्या ये कामयाब है on the ground level. For example,
स्टेट की लिस्ट, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की स्टेट की लिस्ट ओबीसीज की अराउंड 340s में चली जाती है। इतने सारे जातियां हैं जो ओबीसीज के नाम पे लिखवाए हैं। तो अभी तो हम सिर्फ कुनबी का नाम देख रहे हैं करंट अफेयर में, बिकॉज कुनबीज हैव बीन ट्रेडिशनली कॉटन फार्मर्स इन दी रेगूर सॉइल बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो बहुत पहले से सोलापुर के क्षेत्र में एरियाज में वो कॉटन फार्मिंग करते थे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मराठास वर अ डिफरेंट बैकग्राउंड आउट टुगेदर, और आप उनका नाम एक डोमिनेंट ग्रुप के नाम से भी सुनते हैं। सो हैविंग द बोथ रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस इज वेरी अजीब। दोनों के पक्षों से अलग अलग आवाजें उठ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी अनयूजुअल टू सी कि महाराष्ट्र के स्टेट कैबिनेट में ही कुछ ओबीसी मंत्री हैं जो ये कहते हैं कि जी ऐसा है, हम ओबीसी के खाते में मराठास का नाम नहीं लिखवाने देंगे, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट कुछ मराठा लीडर्स हैं जो कैबिनेट में ही है, द सेम गवर्नमेंट, और वो कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हुआ है तो उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ लेट्स कम टू सी द ग्राउंड रियलिटी। व्हाट इज एक्चुअली द ग्राउंड रियलिटी विद रिस्पेक्ट टू ओबीसीज? हम एक्चुअली इन दिनों से आगे नहीं आए। इन दिनों से मतलब ये जब मंडल एजिटेशन शुरू हुआ तब कैटेगराइजेशन होना शुरू होता है। 1979 की बात है, जब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अंदर एक कमीशन बैठा, द ओबीसीज कमीशन और द मंडल कमीशन आउट देयर एज इट इज कॉल्ड। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वाज वन ऑफ the chief ministers of Bihar once upon a time. He belonged to one of the ruling states of Bihar, one of the ruling khandans of Bihar, princely states of Bihar. But anyways, उन्होंने इस कमीशन में बहुत सारे ओबीसीज के पिछड़ेपन के ऊपर बहुत ही वाजिब नजर डाली। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी सोशल डॉक्यूमेंट दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी हक की लड़ाइयाँ लड़ी गई फ्रॉम बिहाफ्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। बहुत से लोगों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, मंडल और कमंडल, दीज वर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स, जिसके वजह से दोनों तरफ के लीडर्स जन्म लेते हैं। आज भी ये पॉलिटिक्स जीवित है। सो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा बदल गया है, बट येस, द इकोनॉमिक सिचुएशन हैज टेकन अ होल्ड टर्न। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट के कम होने से और इनइक्विटी के बढ़ने से, यानी कि लोगों के बीच में जो उनके कमाने का अंतर है उसके बढ़ने से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बढ़ने से, ये पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्या गवर्नमेंट की जॉब्स पूरे भारत के एम्प्लॉयमेंट के भूख को खत्म कर सकती है? लेट्स लुक एट द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सिर्फ 6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करती है, राइट? कि अगर पूरे, मान लीजिए, लेट सपोज कि 100 लोग हैं जो रोजगार मांग रहे हैं, तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को अपने तरफ से रोजगार दे सकती है, बाकी को अपना एम्प्लॉयमेंट खुद चुनना है, और वो आता है ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर से, जहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं है। 1.4% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक, ये हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन है। आप 15 साल की जगह पे 18 भी या 21 भी ले जा सकते हैं। फ्रॉम द टाइम पीरियड यू बिकम अ ग्रेजुएट, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन का सिर्फ 1.4% गवर्नमेंट अपने साथ रखती है, जिनके पास डायरेक्ट सरकारी नौकरी है। इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जोड़ा गया है, पीएसयूज को भी जोड़ा गया है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी जोड़ा गया है। Just imagine, such is the small, minuscule, proportion of government interference in employment market. तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा is actually about power or getting some resources of the government as and when possible. जितना भी हो सकता है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का कास्ट के एंगल से अप्रोप्रिएशन एक कास्ट पॉलिटिक्स को भी जन्म देता है। This has created something called as a new phenomena, which according टू प्रोफेसर सतीश देशपांडे, आई एम कोटिंग हियर, वो ये बताते हैं कि अब जो मेजॉरिटेरियन या जो ट्रेडिशनली अपर कास्ट रहे हैं या ट्रेडिशनली डोमिनेंट पोजीशन पे रहे हैं, वो अपने आप को बैकवर्ड कैटेगरीज में डालने की कोशिश कर रहे हैं, या एक्चुअली उनका बैकवर्डनेस सामने आया है। ऐसा नहीं होता हमेशा कि एक कास्ट है और कास्ट में ब्लैंकेट सब गरीब होंगे या कास्ट में ब्लैंकेट सब अमीर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दलित्स के बीच में भी आपको समृद्ध लोग मिल सकते हैं, और लेट सपोज अपर कास्ट के बीच में भी आपको गरीब लोग मिल सकते हैं। सो कास्ट का, यस,
हम मेजॉरिटी आप कह सकते हैं दैट मेजॉरिटी मे हैव बीन प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैनॉट हैव अ ब्लैंकेट थिंग ऑन दी वर्जन ऑफ कास्ट और ऑन दी एलिमेंट ऑफ कास्ट कि कास्ट के नाते जी आप बैकवर्ड हो गए और फॉरवर्ड हो गए, बिकॉज नाउ वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 75 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी irrespective of caste, class, gender. And that is where the whole story lies. So according to Professor Satish Deshpande, एक backwardization हो रहा है of the majority classes. ज्यादा से ज्यादा लोग उस कैटेगरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर 10 लोगों को 50% रिजर्वेशन मिला है तो अब वहां पर 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 हैं. कास्ट्स, number of caste in the OBC categories are increasing because the categories have entitlements. Is that going to help? Let's suppose हमारे actual problems क्या हैं? What are actually the meaning of backwardness? Or should we redefine the meaning of backwardness? क्या हमें backwardness की meaning redefine करनी चाहिए? Socially, educationally, politically, economically. For example, non-skilling आज की दुनिया में सबसे बड़ा बैकवर्डनेस का कारण है. अगर लेट सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या रेयर अर्थ मिनरल्स हमें नहीं मिल रहे हैं या हम उनके साथ अपने आप को एक्वाइंट नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं पीछे जा रहे हैं. एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल लोन्स, किसी को लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नया धंधा शुरू करना है, नई जगह लेनी है या नया मशीन लेना है, लोन्स नहीं मिल रहे हैं. That may take you backward. Access to internet, access to housing, the very basic thing. For example, recently it has been said that drought and heat waves can push you back economically. बहुत सारे लोगों को हाउसिंग नहीं मिलने की वजह से, सूखे की चपेट, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस की वजह से भी बैकवर्डनेस का सामना झेलना पड़ सकता है. The elements of backwardness is no longer inherited or just passed on into caste. Yes, it can implement it or it can increase or decrease it. कि एक कास्ट के वजह से हो सकता है कि आपकी बैकवर्डनेस बढ़े या घटे, बट अब मायने चेंज हो रहे हैं बिकॉज समय चेंज होता है. और ये सारे स्किल्स या ये सारे पैरामीटर्स सब पर लागू होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट. नो एक्सेस टू पॉलिटिकल राइट्स, फॉर एग्जाम्पल वोट का महत्व. अगर आप वोट दे रहे हैं तो क्या सिर्फ कास्ट के लाइंस पे दे रहे हैं या आप अपने इंडिविजुअल लाइंस पे दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल रूसो सेज कि, रूसो एक फ्रेंच फिलोसोफर हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि इस सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपके पास एक इंडिविजुअल की राइट नहीं होती है, आप एक कम्युनिटी की तरह सोचिए. और कभी कभार कुछ कैपिटलिस्ट थॉट रखने वाले जैसे कि एडम स्मिथ कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म का हमारे ह्यूमन प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा लेना देना है, बिकॉज इंडिविजुअल एफर्ट ही आपको गरीबी से दूर ले जा सकता है. एंड दीज आर द फॉर्म्स ऑफ थॉट्स दैट हैव कम इनटू लाइट ऑफ रिसेंटली. फॉर एग्जांपल, नो एक्सेस टू फेयर चांस, हायरिंग एट गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या सबको सेम प्लेटफॉर्म मिली है? क्या सबकी गवर्नमेंट स्कूलिंग हुई है या सबकी प्राइवेट स्कूलिंग हुई है? द मोमेंट आई से गवर्नमेंट स्कूलिंग तो आपके दिमाग में एक बैकवर्डनेस का पिक्चर आता है. द मोमेंट आई से कि एक प्राइवेट स्कूलिंग तो आपके दिमाग में एक फॉरवर्डनेस का पिक्चर आता है. ऐसा क्यों? दैट इज द थिंग अबाउट इट. Nobody wants government schooling, but everybody wants government job. And that is where we have to work about it. So not access to having a fair chance. जिसने ठीक से अपने बेसिक एजुकेशन को पूरा नहीं किया, वो अपने एडवांस्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पिछड़ा है, ऑलरेडी पीछे एज कंपेयर टू द अदर्स. नाउ ऑल ऑफ दीज आर द मीनिंग ऑफ बैकवर्डनेसेस जो हमें जल्दी नहीं दिखते, एंड दैट इज वेयर वी हैव टू वर्क अबाउट. So caste entitlements या constitutional entitlements, although they seem a big issue to many people out there, but actually that is helping very minuscule proportion of Indian population. और particularly वो Indian population जो अपने आप को आज भी, आज़ादी के इतने साल बाद भी, एक कास्ट, क्लास, सेक्ट, सबसेक्ट की कैटेगरी में जोड़कर रखना चाहता है. इनफैक्ट बिहार इलेक्शंस हैव प्रूव्ड दैट नाउ जेंडर बेसिस में भी पॉलिटिशियंस जो हैं वो लोगों को रिझा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विमेन वोटर्स आर कंसिडर्ड एज वन ब्लॉक
in Bihar elections. And that is very fascinating to look because women are also upper caste and lower caste, right? It's not just men. But अगर बिहार में women अपने आप को एक block में रखने की सफल कोशिश कर चुकी हैं, so I don't understand why other sections of Indian society cannot jump the caste block, although it will take a long time. This is a social exercise that we are doing, a social engineering process that we are doing, जिससे आगे बढ़ना हमें ज़रूरी है. Politicians शायद हमेशा हमें बांटते रहें. Thank you for watching this.